सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। आप सब लोगों को रोजाना कुछ नया सीखना है, कुछ अच्छा सीखना है, कुछ उपयोगी सीखना है। उसी क्रम में ये हमारी क्लास कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बहुत शानदार क्लास है और आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसके लिए आप सब लोगों का आभार, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास में हम लोग के किसी एक या दो कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। कोई क्वेश्चंस लेते हैं, वे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए होते हैं, उन क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वजह से फेल हो जाते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर तो हर एग्जाम फतेह। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट, इंग्लिश ग्रेड सेकंड, रीट मेंस के कोर्सेस या फिर बहुत शानदार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। यहां आपको कंप्लीट सिलेबस, टेस्ट सीरीज सभी चीजें उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की कोई आप लोगों की क्वेरी हो तो आप पे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की क्लास पे। ये है हमारी आज की क्लास और ये है आपका आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी डालता हूं। आप लोग सब आंसर करते हैं और आज भी मैंने डाला था ये, आप लोगों ने आंसर किया, लेकिन लगभग अभी तक 2000 बच्चे इस पे आंसर कर चुके हैं। 60% बच्चों का आंसर सही नहीं है। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए हम इसमें देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखिएगा, ए स्टिल रिमेन्स टू बी डन। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2014 के फर्स्ट ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? ए डैश 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 स्टिल रिमेन्स टू बी डन, और आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं क्वाइट, फ्यू, लॉट और लॉट्स ऑफ। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से इसके आंसर नहीं होने चाहिए और कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं हम लोग किस पे? क्वाइट पे आते हैं, QUIT। क्वाइट इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्वाइट जो है वो एक एडवर्ब है। क्वाइट क्या है कि एडवर्ब है, और यहां आपको या तो नाउन चाहिए या फिर प्रोनाउन चाहिए, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट होने वाला है। और यदि सब्जेक्ट है तो क्या चाहिए भी आपको? या तो नाउन चाहिए या क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए। एडवर्ब नहीं चाहिए। कैसे देखिएगा? ही इज डूइंग क्वाइट वेल। ही इज डूइंग क्वाइट वेल, वो बहुत ठीक कर रहा है। वेल क्या है इसमें? एडवर्ब है। वेल यहां एडवर्ब है। वेल जो एडवर्ब है वो इसलिए एडवर्ब है कि वो आपकी डू जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रही है। क्लियर है? कितना अच्छा? बिल्कुल अच्छा। क्वाइट का अर्थ यहां कंप्लीटली से है। किससे अर्थ यहां? कंप्लीटली से है। और क्वाइट एडवर्ब के लिए आया है, और वे शब्द जो एडवर्ब के लिए आते हों वे भी क्या होती हैं? एडवर्ब होती हैं। समझ में आ गई बात भी है? तो क्वाइट क्या है? यहां एडवर्ब है। ठीक है, और देख लेते हैं। ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट। ही इज क्वाइट, QUIT। ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। यहां भी देख लीजिएगा, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। ध्यान से समझोगे बेटा एक एक बात को आराम से, क्योंकि जब 70% बच्चे किसी क्वेश्चन को इनकरेक्ट कर रहे हों इसका मतलब दिक्कत तो है ही उसमें। ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट क्या है इसमें? एडजेक्टिव। और ये क्वाइट जो वर्ड आया है ये इंटेलिजेंट के लिए आया है, तो ये क्या हो गया आपका?
एडवर्ब होगा। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर है। अब देखिएगा, कई बच्चे कहेंगे सर हम क्वाइट के साथ यदि ए का प्रयोग करना भी चाहें तो किस स्थिति में बन सकता है, किस स्थिति में? ऐसी स्थिति में बन सकता है फिर भी ए क्वाइट कभी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की चीज समझा रहा हूं बेटा। ए क्वाइट कभी नहीं होता है, क्वाइट ए होता है। यदि आपको लिखना हो तो क्या लिखते हैं हम लोग के? क्वाइट ए लिखते हैं। इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, it is quite a difficult question, difficult, it is quite a difficult question। समझ में आया बेटा? ये बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जब आप लोगों को क्वाइट का प्रयोग नाउन के साथ करना हो, यानी नाउन, एडजेक्टिव और क्वाइट एडवर्ब, तब आप लोग इसको यो नहीं लिखेंगे। कैसे नहीं लिखेंगे? इट इज ए क्वाइट, ऐसे नहीं लिखेंगे। इट इज ए क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे तो लिखा ही नहीं जाना चाहिए। ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। समझ में आ गई बात? भाई आपको ए लिखना तो किसके लिए है? क्वेश्चन के लिए। और उससे पहले डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव। और उससे पहले ये क्या है? एडवर्ब। जनरल फॉर्मूला तो यही है, सामान्यतः हम ऐसे ही लिखते हैं। और उससे पहले क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। जैसे ही इज, ध्यान से समझेंगे बेटा, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब देखो इसमें बॉय क्या है? नाउन। ये क्या है? एडजेक्टिव। और वेरी क्या है इसमें? एडवर्ब। जैसे आपकी क्वाइट एडवर्ब है, वैसे क्या है? वेरी भी एडवर्ब है। लेकिन यदि आपको ऐसी स्थिति में ये आपका काउंटेबल नाउन है, इसलिए आपको आर्टिकल चाहिए, तो आप कहां लगाते हैं? इस एडवर्ब से पहले यहां लगाते हैं, यहीं लगा रहे हैं। लेकिन क्वाइट के साथ ऐसा नहीं है। क्वाइट का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको जो आर्टिकल लगाना है, यानी ए का प्रयोग आप करेंगे, वो कहां करेंगे? क्वाइट के बाद करेंगे। क्या लिखेंगे? इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। कुछ समझ में आई बात भाई? इट इज क्वाइट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वाइट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसलिए कई कई बार इसको प्री डिटर्मिनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कई बार प्री डिटर्मिनर भी कहा जाता है, यानी डिटर्मिनर से पहले यूज होता है, इसलिए कई बार इसको प्री डिटर्मिनर कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ये आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि क्वाइट का प्रयोग जो है वो वहां नहीं होना चाहिए। और इसकी दो वजह मैंने आप लोगों को बता दी। आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे, क्वाइट ए नहीं लिखेंगे, क्वाइट ए, और वो फिर आपके सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। इसलिए ये आपका सही नहीं है। क्या सही नहीं है? इसका जो आंसर है वो क्वाइट बिल्कुल भी सही नहीं है। समझ में आ गई बात भैया? आई कि नहीं आई? ठीक है, इट इज क्वाइट अ डिफरेंट मैटर। क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे लिखेंगे, इट इज क्वाइट ए डिफरेंट मैटर लिखेंगे। क्वाइट के बाद आप ए लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे? या नहीं लिखेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्यों सही नहीं है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर दिया है वो फ्यू दिया है। ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर दिया वो क्या दिया बेटा? फ्यू दिया है। अब फ्यू कैसे हो सकता है आप देखिएगा। आप लोग बेटा थोड़ा समझ के कीजिएगा, एग्जाम में ऐसे ही आंसर नहीं कर देते हैं। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, गांव ढाणियों से बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग इतना पढ़ाते हैं, आपको इतना समझाते हैं, फिर आप छोटी छोटी गलती करते हो तो आप लोगों के लिए भारी पड़ जाएंगी। ये देखिएगा, ये कौन सी वर्ब है? देखो भी, ये जो आपकी वर्ब है रिमेन्स, किस प्रकार की वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? भाई एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो वर्ब है ये आपकी कैसी है? SINGULAR। कैसी वर्ब है ये भाई? सिंगुलर, यानी ये एक वचन क्रिया है। अब आप और हम सब जानते हैं कि फ्यू का प्रयोग कभी भी
एक वचन के लिए होता ही नहीं है। फ्यू का प्रयोग केवल और केवल किस स्थिति में होता है? फ्यू का प्रयोग के केवल प्लुरल नाउन के लिए होता है। प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाए तब भी ये प्लुरल होता है, और यदि एडजेक्टिव डिटरमिनर के रूप में यूज किया जाए तब भी क्या होता है? प्लुरल होता है। जबकि ये एक वर्ब क्या है? ये आपके सिंगुलर है। इसका मतलब यहां फ्यू का प्रयोग भी नहीं हो सकता। इतना लॉजिक तो आप लगा ही सकते हैं। सेंटेंस को इतना आगे पीछे जरूर पढ़ें, एग्जाम में बहुत काम आएंगी चीजें आप लोगों के, जब आप वहां पेपर सोल्व कर रहे होंगे। तो इसका मतलब फ्यू का प्रयोग भी नहीं होगा। ठीक है अभी चलो, मान लो किसी बच्चे की बात आ जाए कि सर ये बात तो ठीक है कि भाई रिमेन्स सिंगुलर है, लेकिन क्या इसको ऐसे लिखा जाए? क्या हम इसको ऐसे लिख दें? ए डैश 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 स्टिल रिमेन टू बी डन। अगर मानो इसको ऐसा लिखा होता तो क्या फ्यू की पॉसिबिलिटी बनती थी? तब भी नहीं बनती है, तब भी फ्यू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए देखिएगा, जब आपको कोई निश्चित नहीं बताया होता है कि बहुत काम बाकी है, बहुत करना बाकी है, बहुत कर लिया, बहुत लिखना बाकी है, ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको अनकाउंटेबल के लिए जो यूज होते हैं उनको प्रयोग करना होता है। जैसे मुझे अभी बहुत लिखना है, अभी बहुत लिखा जाना है, तो वहां आप क्या लिखेंगे? मच इज टू बी रिटन, मच इज टू बी रिटन, ये लिखेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। और इस क्वेश्चन को पूछे जाने की यही वजह है कि आपको पता है या नहीं पता है, अभी बहुत लिखना बाकी है, अभी बहुत पढ़ना बाकी है, मच इज टू बी रेड, तो क्या लिखेंगे? मच इज टू बी रेड। अभी बहुत पढ़ना बाकी है, अभी बहुत लिखना बाकी है, यानी अभी बहुत लिखना है, तो क्या लिखेंगे? मच इज टू बी रिटन, मच इज टू बी रिटन। क्या लिखेंगे? मच इज टू बी रिटन लिखेंगे। या फिर क्या लिखेंगे? अ लॉट इज टू बी रिटन। या तो मच लिखें या फिर क्या लिखें? अ लॉट लिखें, ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, मच और अलॉट में से भी कौन सा ठीक रहता है? अलॉट ज्यादा ठीक रहता है। क्यों ठीक रहता है उसको समझाएंगे, क्योंकि मच और मैनी का प्रयोग सामान्यतया कैसे सेंटेंस में करना ज्यादा उचित समझा जाता है? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। हालांकि अफर्मेटिव में करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा वहां ठीक माना जाता है। ये गलत नहीं होंगे, बिल्कुल सही होंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि यदि आपके पास प्रेफरेंस रहे, यदि आपके पास प्रेफरेंस रहे कि कौन से का प्रयोग कहां करने हो, यानी अलॉट ऑफ भी आपके पास हो और मच भी आपके पास हो, तब आप क्या करें? तब मच और मैनी का प्रयोग के सामान्यतया, फिक्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सामान्यतया इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाना चाहिए। तो समझ में आ गई बात भैया? इसलिए यहां क्या नहीं होना चाहिए था? यहां फ्यू का प्रयोग तब भी नहीं होना चाहिए था। बहुत कम हुआ है अभी तक बहुत कम पढ़ा गया है, ठीक है, अभी तक बहुत कम लिखा गया है, तो क्या लिखेंगे? A little has been done yet, a little has been done yet, बहुत कम हुआ है अभी। A little has been written yet, बहुत कम लिखा गया है अभी तक। A little, L-I-T-T-L-E, a little has been written, has been written yet। ठीक, तो जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपके बात समझ में आ गई होगी कि जब इस प्रकार से आपको लिखना हो तो आप क्या करें? अनकाउंटेबल वाले को यूज करें। अब देखो, मानो ये पूछा आपसे कि बहुत पोइम लिखी जाना बाकी है, तो क्या लिखेंगे आप पे? अ लॉट ऑफ पोइम्स, तब आप पोइम्स लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई समस्या नहीं, तब आप मैनी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास इस प्रकार से नाउन नहीं हो, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? तब आप अनकाउंटेबल वालों में से प्रयोग करेंगे। ज्यादा के लिए मच का प्रयोग करेंगे और कम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अ लिटिल के लिए प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई बात? इसलिए किसका प्रयोग नहीं होगा? फ्यू का प्रयोग भी नहीं होगा। अब आते हैं हमारे पास
दो और बच गए। कौन से बच गए? दो। अब देखिएगा क्या क्या बच गए आपके पास। बहुत सारे बच्चे, मैं कमेंट देख रहा था तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें लॉट का प्रयोग तो होगा ही नहीं। अरे भाई लॉट का तो नहीं होगा, लेकिन क्या लिखा हुआ है? ये तो लिखा हुआ है ना पहले, ए तो है ही इसमें, तो आप इस ए को क्यों छोड़ रहे हो? तो फिर क्या हो जाएगा? अलॉट हो जाएगा ये। ए लॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन, ये हो जाएगा इसका। समझ में आ गई बात? जैसा कि हमने भी लिखा था, मच का लिखा था। अब आप में से कई बच्चों के दिमाग में आ रही होगी सर कि अभी तो आप कह रहे थे अनकाउंटेबल का, तो क्या लॉट, लॉट्स ऑफ का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है क्या? हां। किसका प्रयोग भी? देखिएगा ये आपके पास दो हैं, या तो क्या लिखें आप लॉग के ए लॉट लिखें, या क्या लिखें? लॉट्स ऑफ लिखें। दोनों चीजें ठीक है, ठीक है। इन दोनों डिटरमिनर्स का प्रयोग किसके साथ किया जा सकता है? काउंटेबल प्लूरल के साथ किया जा सकता है। ध्यान दीजिए भाई, प्लूरल के साथ किया जा सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी किया जा सकता है। COUNTABLE स्पेलिंग देख लेना भैया, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए भी और किसके लिए? प्लूरल के लिए भी, दोनों के साथ किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? ये किसके साथ? अनकाउंटेबल के साथ भी और किसके साथ भी? प्लूरल के साथ भी किया जा सकता है इन दोनों का प्रयोग। कैसे? जैसे a lot of furniture, ये भी सही है। a lot of furniture, FURNITURE, ये भी ठीक है। फर्नीचर अनकाउंटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉट्स ऑफ फर्नीचर, लॉट्स ऑफ फर्नीचर, ए लॉट्स ऑफ नहीं होता है, क्या होता है? लॉट्स ऑफ फर्नीचर, ये भी ठीक है, ये भी कोई समस्या नहीं है। a lot of students, ये भी ठीक है। a lot of students, ये भी क्या है? ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है, इनका प्रयोग काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी किया जा सकता है। ए है तो लॉट्स नहीं होगा, क्या होगा? अलॉट होगा। क्या होगा बेटा? अलॉट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अलॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन। क्या हुआ इसका आंसर? अलॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन। क्यों हुआ इसका आंसर? ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है और आशा करता हूं कि चीजें आपके समझ में भी आ गई होगी। अब इससे संबंधित एक इडियम और फ्रेजेस और पूछते हैं एग्जाम में। किससे संबंधित? इसी से संबंधित एक इडियम और फ्रेजेस पूछते हैं। कौन सा पूछते हैं अभी? याद है किसी को? फ्यू एंड फार बिटवीन। एक आता है फ्यू एंड फार बिटवीन, BET, फ्यू एंड फार बिटवीन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत कम। क्या होता है? बहुत कम। एक सेंटेंस में लिखता हूं, देखिएगा। सिंस हर इलनेस, ILLNESS, सिंस हर इलनेस, हर पब्लिक अपीयरेंस, PUBLIC, पब्लिक अपीयरेंस, APPEARANC, हर पब्लिक अपीयरेंस, डैश डैश डैश, few and far between, few and far between, few and far between। समझ में क्या आया? उसकी बीमारी से, उसकी बीमारी के बाद से हर पब्लिक अपीयरेंस, few and far between, उसकी पब्लिक अपीयरेंस जो है, यानी उसका पब्लिक में आना जाना बहुत कम हो गया है, few and far between हो गया है। अब आप कहेंगे सर आपने खालिस्तान क्यों छोड़ दिया? ये इसलिए छोड़ दिया कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूं टेंस का एक क्वेश्चन। अब आपके पास ऑप्शन है किसके? टेंस के। पहला ऑप्शन है इज, बी ऑप्शन है आर, सी ऑप्शन है हैज बीन, और डी ऑप्शन है आपके पास वॉज। डी ऑप्शन है वॉज। अब ये क्वेश्चन आपके साथ है, आप इसका आंसर करेंगे और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क भी है। इस क्वेश्चन की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक आप लोग इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।